ओके, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हमने पिछले टॉपिक में देख लिया था कि पास्कल्स लॉ जो है विदाउट ग्रेविटी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। वो हमने कल देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी या नॉट इन द एब्सेंस ऑफ बट इफ यू नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि छोटे मोटे हाइट्स के लिए उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होता है, प्रेशर जो है हर जगह पे इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शंस किसी भी फ्लूइड पार्ट पे। तो आज हम बात करेंगे पास्कल लॉ में क्या इफेक्ट ऑफ, ऐसा लिखेंगे हम टॉपिक का नाम, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है। ओके, तो हम कंसिडर करेंगे एक लिक्विड कंटेनर जिसमें लिक्विड है हमारे पास, और फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस है। तो ये एट रेस्ट है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स एट रेस्ट, जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने क्या कर लिया, एक सिलेंड्रिकल पार्ट का फ्लूइड कंसिडर कर रखा है। ओके, तो ऐसे लिया हमने। ओके, मैं इसकी टॉप सरफेस इस सरफेस के साथ बनाता हूँ। ओके, ये भी पूरा फ्लूइड का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बोला, आप एज्यूम कर सकते हो कोई भी शेप, तो आप कोई भी शेप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो मैंने एज्यूम कर लिया एक सिलेंड्रिकल शेप। इस सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी है इस सिलेंडर की हाइट जो है वो मान लो h हाइट है। h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड पोर्शन इनसाइड दिस लिक्विड सिलेंड्रिकल पार्ट कंसीडर्ड। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर इधर और इधर हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे है, तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम ग्रेविटी क्या है, जो हाइट चेंज हो जाती है तो तब हम ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करते हैं। ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हमने देखना है नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, दैट्स ए P। ओके, नीचे यहाँ पे लिखेंगे आउटसाइड द बॉक्स, P लिखेंगे यहाँ पे, ये है प्रेशर जो नीचे से क्रिएट हो रहा है। तो ये मान लो ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, H मान लो ये है हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ फ्लूइड कंसिडर्ड, ऑफ लिक्विड कंसिडर्ड। ऑलराइट, तो TA मान लो ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप इसको हाइट थोड़ा सा ऊपर आप बोलोगे वेल इनसाइड दिस, हम सरफेस एक्सपोज क्यों रखेंगे, तो टॉप सरफेस पे इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, P1। ओके, P1 एंड P2 जो है ये क्या है, ये है प्रेशर at pressure on the top and bottom surface। bottom टॉप सरफेस पे P1 एज्यूम कर लो प्रेशर, और बॉटम सरफेस पे प्रेशर कर लो एज्यूम कितना है, P2 है। तो अगर हम देखेंगे P1, इफ दिस फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्सेस का सम लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस का सम। ऑलराइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फिलहाल कंसीडर ना करेंगे क्योंकि ये इसके लिए भी वही वैल्यू होगा, इसके लिए भी वही वैल्यू होगा। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर जगह सेम लग रहा है। तो फॉर द फ्लूइड टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर द फ्लूइड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर हम चाहते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, द सम ऑफ फोर्सेस, द sum of forces in vertical direction, forces must be zero के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसकी FBD देखेंगे, देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, दैट इज प्रेशर P1। ओके, और लग रहा है डाउनवर्ड इसका फोर्स कितना, दैट इज प्रेशर P1। मान लो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका, ये भी एज्यूम करेंगे, थोड़ा इसकी जरूरत वैसे है नहीं बट अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे इसको भी। ये A मान लो जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो
प्रेशर P1 इंटू, देखो फोर्स प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आएगा प्रेशर इंटू एरिया। P1 A जो लग रहा है डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स लग रहा है कौन सा फोर्स P2A, और डाउनवर्ड लग रहा है इसका वेट। देखो पहले केसेस में जब हमने पिछला वाला केस किया था विदाउट ग्रेविटी, तो हम इस वेट की बात नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमने प्रूव कर लिया था P1 P2 जो है वो सेम आता है, मगर हमने ऑब्जेक्ट वहां पे कंसीडर कर रखा था एक वेल शेप। ओके, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल में हम फोर्सेस की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमने प्रूव कर लिया है कि फ्लूइड प्रेशर इक्वल लगता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ये लेवल, ये फ्लूइड भी उसी लेवल पे, ये भी उसी लेवल पे, तो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे सेम होगा। हॉरिजॉन्टल प्रेशर तो वैसे भी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि वो इक्वल होते हैं। अब ग्रेविटी जब इसमें जरूरत ही नहीं है, तो ये बन गया विदाउट ग्रेविटी वाला केस। फॉर ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स, इधर इसका कॉरस्पॉन्डिंग अपोनेंट इधर 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 इधर, तो हर कोई कैंसिल आउट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इक्विलिब्रियम की इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऑलराइट, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड जो है, ये रेस्ट में है, तो क्या होना चाहिए, P2A मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, mg प्लस P1A के बराबर। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा P2A माइनस P1A इक्वल टू m इंटू जी के बराबर। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास वेट, दीज आर द डिफरेंस ऑफ फोर्सेस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे P2 माइनस P1A को निकालेंगे बाहर, दैट इज इक्वल टू mg। तो ये आएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स mg अपॉन a। ऑलराइट, अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे, हम h से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, h से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास P2 माइनस P1 आ गया किसके बराबर, m इंटू जी एच अपॉन a इंटू एच। ओके, बट ये पहले भी आपको पता है, ये AH जो है ये है V, दैट इज वॉल्यूम के बराबर। ओके, तो हमारे पास आ गया ये P2 माइनस P1 इक्वल टू किसके बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू G इंटू H। बट आपको ये भी पता है मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो देयरफॉर हमारे पास P2 माइनस P1 सिंपली आ गया किसके बराबर, H इंटू रो इंटू G। So what will happen if we introduce the concept of gravity in Pascal's law? That जो difference, ये h rho g आपने पहले भी पढ़ा, it is the pressure exerted by a liquid column जिसकी हाइट h है। तो यहाँ पे भी देखोगे h हाइट का लिक्विड कॉलम, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का कितना डिफरेंस है, उतना ही जितना इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, और ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज हमने इसका वेट कंसीडर कर लिया, दैट इज ग्रेविटी कंसीडर कर लिया। So horizontally there will be no difference because ये भी उसी हाइट पे होगा, ये भी उसी हाइट पे होगा। P3 minus P4 will be 0 because H1 minus H3 minus H4 will be 0. Same is the case with this and this point. यहाँ पे भी हाइट इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो प्रेशर 0। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इधर और इधर प्रेशर की डिफरेंस 0, इधर और इधर एंड सेम फॉर ऑल थिंग्स। दैट इज व्हाई वी डिडंट कंसीडर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर किया इसको, ताकि हम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड कर सके। सो इफ यू कंसीडर ग्रेविटी, इफ यू इंक्लूड ग्रेविटी, पहले एक स्टेटमेंट इसका ये कि अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेंगे तो प्रेशर सेम एवरीवेयर, बट इफ वी do not neglect gravity, if we include gravity inside, then what will happen, the pressure difference between any two points in vertical direction is equal to the pressure exerted by the liquid column of same height. Okay, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, the pressure difference between two different points is equal to the pressure exerted by the fluid column having height equal to the difference between the points, जितना इन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है उसी डिफरेंस के बराबर जब इनके बीच में हाइट होती है, तो वो द प्रेशर डिफरेंस उतना ही आता है जितना वो उस हाइट का प्रेशर लिक्विड कॉलम जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर।
इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखते हैं। दो एप्लीकेशंस है आपके सिलेबस में। एक है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट्स क्रेन्स और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। एक इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पहला है हमारे पास कौन सा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहले इसकी बात करेंगे। इसका एक बेसिक सेटअप जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा है। ओके, इसके अंदर हमें रखा हुआ है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रखा हुआ है हमने। वैरिंग क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है छोटा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, बड़ा है। ओके, व्हाट डू वी डू विद द लिफ्ट्स, वी लिफ्ट द वेट्स। ओके, हमें वेट जो है वो लिफ्ट करने हैं। तो एक हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका वजन ज्यादा है, उसको हमने उठाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एफर्ट कम लगाए तो हम क्या करते हैं, हम पास्कल्स का यूज करते हैं। जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, ओके, उसका कुछ वेट है W, वो लग रहा है यहाँ पे W नीचे की तरफ इतना। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये इट्स लाइक अ ह्यूज कॉलम जिसमें हम उसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ओके, तो अब इसको उठाएंगे हम, तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज लेट्स से F, दैट इज द एफर्ट फोर्स। ओके, तो W मान लो ये है वेट टू बी लिफ्टेड, वेट टू बी लिफ्टेड। ओके, F मान लो ये है एफर्ट रिक्वायर्ड। एफर्ट रिक्वायर्ड मींस द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द फोर्स। ऑलराइट, ओके, A जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। पिस्टन जो होता है एयर टाइट होता है। एयर टाइट मतलब यहां से कोई लीकेज जो है साइड बाय साइड्स में लीकेज नहीं होगी। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन एट एफर्ट साइड, एट एफर्ट साइड, इसको हम लोड भी बोलते हैं। ओके, और A जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। किस वाले पिस्टन का, एट लोड साइड। लोड वाले साइड जो पिस्टन है उसका एरिया रखेंगे हम। ओके, तो अगर हम देखेंगे लेट से लेट P1 एंड P2 जो है ये है प्रेशर किसके ऊपर, प्रेशर एट एफर्ट एंड लोड साइड, एफर्ट एंड लोड साइड रेस्पेक्टिवली। इस साइड P1, इस साइड P2। यहाँ पे प्रेशर जो इसकी वजह से लगा P1 और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा इसकी वजह से वो क्या है, P2। तो अगर हम देखेंगे P1 प्रेशर जो होता है ये किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दैट इज F अपॉन A। एंड P2 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू W अपॉन A। फोर्स यहाँ पे W है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो हमें क्या कहती है पास्कल्स का, देखो हमने इन दोनों को सेम इनिशियली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ है। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो यूजिंग पास्कल्स लॉ हमारे पास क्या है, यूजिंग पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, अगर हम पास्कल्स लॉ यूज करेंगे तो प्रेशर P1 और P2 जो है वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये फ्लूइड जो है ये क्या है, रेस्ट में है। अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है तो इनका प्रेशर इक्वल होना चाहिए। अगर प्रेशर इक्वल है तो विच इंप्लाइज क्या, फोर्स अपॉन एरिया मस्ट बी इक्वल टू वेट अपॉन this area. So what will be the amount of force required, that is equal to WA into small a. That will be the effort required to lift this force, weight W upwards. Alright, and you can see clearly from here that this force जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, वेट छोड़ो, वेट जो भी होगा ये डिपेंड करता है छोटे एरिया पे डायरेक्टली और इनवर्सली ऑन द बड़ा एरिया। ओके, तो आप चाहते हो कि ये लोड जो है ये कम लगा है, हमें कम एफर्ट, सॉरी
एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़े, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वेट जो है उठा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन को आपने बहुत बड़ा करना है जिस साइड आप लोड रख रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा इसका वैल्यू उतना कम होगा। और न्यूमरेटर जो है ये वाला साइड छोटा ए, इसको कम करना है। तो मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन वो एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड दिस क्रॉस सेक्शन एज बिग एज पॉसिबल। आप ऐसा तो नहीं आप एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा बना सकते हो, बिकॉज उसमें फिजिकल जो है एफर्ट ज्यादा लगेगी, उसको कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, ऑल दैट। सो पॉसिबल जो इकोनॉमिकली है उस हिसाब से एरिया जिस साइड लोड रखना है दैट एरिया शुड बी एज बिगर एज पॉसिबल, एंड जिस साइड एफर्ट लगानी है वो साइड एरिया जो है एज स्मॉल एज पॉसिबल। उससे क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, एफर्ट रिक्वायर्ड विल बी द लीस्ट। तो सेम वेट हम कम एफर्ट पे उठा सकते हैं अगर हम इन दो पैरामीटर्स को इस तरह अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये कम रख लिया, ये ज्यादा रख लिया, तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। अगर आप देखोगे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होते हैं हमारे पास, जो इनके क्या कहते हैं स्टेपनी वगैरह के यूज लगता है उधर गाड़ियों में, उसमें एक टाइप होता है, एक होता है हाइड्रोलिक वाला, दूसरा होता है स्क्रू। स्क्रू वाला नहीं, हाइड्रोलिक में अगर आप देखोगे आप वो पंप लेते हो, ऐसे ऐसे करते हो, एक छोटी से एफर्ट लगाते हो, ऐसे ऐसे करके एक इतनी हैवी गाड़ी को आप क्या करते हो, लिफ्ट कर देते हो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे यही चीज होता है। जो पंप वाला साइड होता है उधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, और इस मुकाबले में जहां पे हमने लोड रखा होता है उसके मुकाबले में तो क्या होगा, फोर्स लगाने की जरूरत जो है वो कम एफर्ट से हम क्या हैवी फोर्स भी, वेट जो है वो भी लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा थोड़ा सा आइडिया है इसका किसके बारे में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हमारे पास है वो क्या होते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बेसिक स्केच में बनाऊंगा इनका। कि आपके पास एक होता है सिलेंडर जो होता है कहाँ पे, एट द टायर, टायर के साथ अटैच होता है ये। इसके दोनों साइड लगे होते हैं पिस्टन्स, ओके, एयर टाइट पिस्टन्स, ऑलराइट। इन पिस्टन्स के साथ ये टायर के ऊपर माउंट होता है, इन पिस्टन्स के साथ होते हैं ऐसे ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के ऊपर होते हैं क्या, इन ब्रैकेट्स के ऊपर होते हैं शूज, ओके, ब्रेक शूज जिनको आप बोलते हो। ओके, मैं ऐसे रफली बना रहा हूं, ओके। और इन्हीं के बीच में जो है हमारे पास टायर होता है जिसके साथ अटैच होते हैं, और ये जो है ये कनेक्टेड होता है इस रिंग के साथ थ्रू स्प्रिंग्स की वजह से, और ये भी जो है ये भी कनेक्ट होता है किसकी वजह से, स्प्रिंग्स की वजह से। ऑलराइट, बेसिक सेटअप बना रहा हूं मैं। और ये जो चीज है ये कनेक्टेड होती है थ्रू अ केबल, सॉरी थ्रू अ पाइप टू द ब्रेकिंग पैडल, जहां पे होता है इस ड्राइवर का जो ब्रेक वगैरह लगा अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ऐसे बनाएंगे हम, दिस जस्ट अ रफ स्केच, ओके। इसके ऊपर पैडल जैसा होता है जहां पे हम एफर्ट लगाते हैं, ओके। एंड दिस होल थिंग इज फिल्ड विद द ब्रेक ऑयल, ऑलराइट, या कोई भी फील्ड हो सकता है, इनके साथ प्रेशर ब्रेक्स, ये एयर होता है, ओके। अब होगा क्या, ये दिस थिंग इज कनेक्टेड टू द ऑल द टायर्स, ऑलराइट। तो ये हम बात करें किसकी, हाइड्रोलिक ब्रेक की, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो होता क्या है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद दिस, ओके। नॉर्मली जो ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं तो ये इसका सेटअप सिंपल ऐसा होता है, ये टायर घूम रहा है आगे। जैसे आपने गाड़ी को रोकना है तो आप क्या करते हो, ये जो ड्राइवर है यहाँ पे लगाता है थोड़ा सा जोर, इस पेडल के ऊपर जो है ऐसे जोर लगाता है थोड़ा। उससे क्या होगा, इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, ओके, इसके ऊपर फोर्स लगे, रेस्ट में होता है, इसके ऊपर फोर्स होता है। तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करते हैं, ओके। प्रेशर कितना जनरेट करेंगे, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया यहाँ पे बहुत कम है, ओके। तो यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाने से भी प्रेशर जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। तो वो प्रेशर जो है, अब लिक्विड एट रेस्ट है तो इक्वली ट्रांसमिट होगा, वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे भी, वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे भी इक्वली, पास्कल्स लॉ। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगा है, इसकी वजह से प्रेशर जो है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इधर एरिया जो है वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो है फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो ये फोर्स क्या करेगा, इन पिस्टन्स को पुश करेगा, ये पिस्टन जो है ये बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये ऐसे देखो,
ये क्या होता है, ये ऐसे लगे होते हैं ब्रैकेट्स, ओके। जब इन वाले साइड से पिस्टन के साथ जो कनेक्ट है, जब इनको बाहर की तरफ हो सकता है तो ये नीचे से ऐसे ऐसे बंद हो जाते हैं, नीचे से देख लो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। जब ये ऐसे बंद हो जाएंगे, इनके जो ब्रेक शूज है ये टायर के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है कि नहीं। एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ये उसके साथ कंटैक्ट बनाते हैं और जो इसकी मोशन थी उसको रोक लेते हैं। इस तरह से ये ब्रेक जो है ये अप्लाई होते हैं। व्हेन यू हैव टू रिलीज द ब्रेक, अगर आपने ब्रेक हटानी है तो ये क्या करते हैं, ये पैर हटाता है यहाँ से, उससे क्या होगा, अभी तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वापस कैसे आएगा, तो देन द स्प्रिंग्स कम इन वर्क, ओके। तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, जब आपने ऐसे किया इनको ये स्ट्रेच हो गई है, जब स्ट्रेच हो गई है रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इनको, जिनको वापस लाएगा, ये वापस लाएगा, ये वापस से सिस्टम को धक्का देंगे, ये फ्लूइड को पुश करेंगे, फ्लूइड वापस पुश हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा फिर से आगे। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये क्या करते हैं, ये इस टायर को रोक लेते हैं, इस गाड़ी को रोक लेते हैं, ओके। सेम इज द केस जो हमारे पास डिस्क ब्रेक्स है उनमें बस डिफरेंस इस चीज का है कि वहां पे शूज नहीं होते, वहां पे टायर के साथ अटैच होते हैं। डिस्क अगर आप देखोगे उन डिस्क के ऊपर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, उसमें क्या होता है, ये मान लो ये क्या पे ये जो है एक ऐसा कैप जैसा होता है इनके ऊपर, ओके, एक डब्बा जैसा होता है, उस डब्बे में ये जो है शूज नहीं होते, इसमें पिन्स होते हैं, ऐसे मान लो इसमें पिन्स होते हैं, ओके। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो थोड़ा सा, जो बाइक्स में लगे होते हैं, तो ये पिन इस किसी एक होल में फंस जाती है। जब ये इस होल में अंदर फंस जाती है तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ऑन द स्पॉट इसको रोक लेता है, ऑलराइट। तो ये जो डिस्क ब्रेक्स है, तभी अगर आप देखोगे बाइक सारे आप डिस्क अप्लाई करोगे एकदम से बाइक जो है वो रुक जाती है, बिकॉज द थिंग इज यहाँ पे मे बी देयर आर चांसेस कि ये जो फ्रिक्शन है, जब जैसे जैसे इसको कंटैक्ट में आ रहा है, पहले वाला केस जब ये कंटैक्ट में आ रहा है तो ये एकदम से ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम से इसकी मोशन को रोक सके, ओके। तो ये जो है ये टायर जो है ये प्रॉपरली नहीं रोक पाता, थोड़ा सा स्किड भी हो जाता है, स्किड नहीं थोड़ा सा थोड़ी सी इसमें मोशन भी हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो ब्रेक शूज है ये जो है ये घिस जाते हैं, तो इनकी जो ये रफनेस है, इनका जो ये रफ टेक्सचर है ये क्या है, खराब हो जाता है, ये फिर स्मूथ हो जाता है, उसके बाद इनका वर्किंग जो है वो खराब, इनको चेंज करना पड़ता है। तो बट यहाँ क्या होता है, यहाँ ये पिन इस होल के अंदर घुस जाती है, जैसे ही होल में घुस गई तो एकदम से उसकी मोशन रुक जाती है, तो वो बाइक जो है ऑन द स्पॉट जो है वो रुक जाती है, ओके। उसकी मोशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ओके। तो दैट इज हाउ दिस हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये काम करते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन किसके ऊपर, पास्कल्स लॉ के ऊपर, ओके। तो इस तरह से जो पार्ट 1 फ्लूइड्स का जो है ये कंप्लीट है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और जो हमने पीछे वाला एक हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और एक हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पार्ट 1। तो अब इसमें एक आध क्वेश्चन देखते हैं, हम न्यूमेरिकल 2-3 देखते हैं जो आपके पास कभी कभार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं कभी, ओके। किसी को न्यूमेरिकल ज्यादा करने का शौक है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हम दोनों की बात कर रहे हैं कंबाइनली, किसकी एक हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड्स की, दूसरा हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट की। तो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बताओ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसका वैल्यू बताओ, किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड्स के लिए बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो रिमेंबर वन थिंग, आइडियल फ्लूइड्स के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ओके। ये एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है किसी क्वेश्चन में। सेकंड इज कि अगर हम क्या करेंगे, एक आयरन बार है, रिज्ड आयरन बार है, उसका मास है m, ओके। उसको हमने सिमेट्रिकली सपोर्ट किया है 3 वायर से, हर की लेंथ है l, ऑलराइट। Those at ends are of copper and middle one is of iron. The ratio of their diameters each one has same extension. क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके पास एक रॉड है, ऐसे न्यूमेरिकल है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन एक ये करेंगे कि हमारे पास एक रॉड है, एक बार है ऐसा, ओके। इसका कुछ मास दिया है, मास हमारे पास दिया है इसका m,
तो इसको हमने एक सपोर्ट के साथ क्या किया है, हैंग किया है विथ 3 वायर्स, 2 एट एंड्स 1 एट द मिडल। ऐसे हमने इसको टाई करके रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है। ऑलराइट, अब हर किसी की लेंथ जो है, इसकी भी एल लेंथ है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, मतलब इनिशियली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेवल। अब इस वजन की वजह से क्या होगा, इनमें खिंचाव आ जाएगा। और ये भी दिया है कि जो एंड के ऊपर है वो कॉपर के बने हैं। ये वाली जो है ये कॉपर की बनी है, ये वाली जो है ये भी कॉपर की बनी है, और ये वाली जो है ये बनी है आयरन की। अब क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच वन हैज द सेम एक्सटेंशन। जो इनमें लेंथ जो है, लेंथ ऑफ वायर्स, लेंथ ऑफ वायर जो है वो किसके बराबर है, एल ईच। ओके, एक्सटेंशन जो है वो हर किसी में सेम है। एक्सटेंशन ऑफ ईच वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, डेल्टा एल, सेम है हर किसी को। हमने बताना है डायमीटर ऑफ ईच वायर, डायमीटर ऑफ ईच वायर। ओके, रेशियो ऑफ द डायमीटर्स, इनका रेशियो फाइंड करना है हमने, सॉरी वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द डायमीटर्स, हमने फाइंड करना है इन वायर्स का। ओके, वो किसके बराबर आएगा, आपके पास ऑप्शन है वाई सी अपॉन वाई आई, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कौन सा, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई आई स्क्वायर अपॉन वाई सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, वाई आई अपॉन वाई सी, और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ वाई आई अपॉन वाई सी, अंडर रूट ऑफ वाई आई अपॉन वाई सी। ओके, और ये वाई आई एंड वाई सी क्या है, ये वाई आई है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन वायर, एंड वाई सी जो है ये क्या है, यंग्स मॉड्यूलस किसका, ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर का ये है, और यंग्स जो है ये आयरन वायर जो है उसका ये यंग्स मॉडल्स दिया है। तो हमने इसके रेशियो में फाइंड करना है कि इनका वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, कौन सी वाली कि जो यंग्स मॉडल्स की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है वो इक्वेशन है हमारे पास, दैट ये वाली इक्वेशन हमारे पास है। सोल्यूशन अगर हम इसका देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स एल अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल। ओके, हर किसी के ऊपर जो है इनका मास सेम है, तो मास सेम लग रहा है, फोर्स भी सेम लग रहा है हर किसी के ऊपर। तो अगर हम आयरन वायर की बात करेंगे, इट्स फोर्स सेम लग रहा है, जो इसका वजन है, लेंथ एल है, एरिया कितना हो गया इसका, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज द एरिया। ओके, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर्स होंगे, ये वायर सिलेंड्रिकल, आयरन है तो डी आई लिखेंगे, डेल्टा एल आ गया इसके बराबर। ऑलराइट, इसी तरह अगर लिखेंगे वाई कॉपर, कॉपर के लिए भी एफ एल अपॉन पाई अपॉन 4 डी सी कॉपर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू वायर्स। ओके, तो आप क्या करोगे इन दो वायर्स के लिए, आप सिंपली देखोगे कि डायमीटर और कॉपर का इसका यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है डायमीटर का रेशियो। तो आपकी मर्जी, आप डी आयरन डिवाइडेड बाय कॉपर कर लो रेशियो, या कॉपर डिवाइडेड बाय आयरन, एक ही ऑप्शन इनमें मैच करेगा। ओके, मान लो इसका उल्टा आ गया तो मतलब हमें आयरन वर्सेस कॉपर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वाई आई अपॉन वाई सी विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई बाई 4 डी आई स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। इसको करेंगे डिवाइड तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में पाई बाई 4 डी सी स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एफ इंटू एफ एल गोज, पाई बाई 4 गोज, डेल्टा एल गोज। तो वाई आई अपॉन वाई सी जो है ये आ गया डी सी अपॉन डी आई का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन कि डी सी अपॉन डी आई किसके बराबर आ गया, डी सी अपॉन डी आई, ये आ गया रूट ऑफ वाई आई अपॉन वाई सी। ऐसा ऑप्शन है कोई, ये वाला ऑप्शन, तो दिस वन इज करेक्ट। ओके, व्हाट इफ कि आपको ये आता उल्टा, अंडर रूट ऑफ वाई सी अपॉन वाई आई, तब भी आंसर यही था, बट ये था कि हमने डी आई पे, इसने मेंशन नहीं किया कि किसका किसके साथ रेशियो करना है। इसका बोल रहा है कि सिंपली इन दोनों के डायमीटर्स का रेशियो फाइंड करो, डीसी बाय डीआई करो या डीआई बाय डीसी, ऑप्शन एक ही मैच करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एनसीईआरटी सिंपलीफायर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम क्या करेंगे, एक वायर है हमारे पास, एक वायर है हमारे पास, मान लो इसकी लेंथ है L, ये एनसीईआरटी की आपके पास क्वेश्चन है, इसकी लेंथ है L, इसका जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ है, इसमें मेंशन नहीं है, क्वेश्चन किसी और वर्डिंग में लिखा है, मैं आपको खाली ऐसे समझा रहा हूं। तो इसको मैक्सिमम लोड कैरी करने की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, मान लो सिग्मा यू। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को हाफ करेंगे, अब इसकी लेंथ रखेंगे L/2, तो बताओ इसको जो अल्टीमेट स्ट्रेस, पहले मान लो अल्टीमेट स्ट्रेस था किसके बराबर, x के बराबर, आप बताओ अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिए हैं, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, सेम होगा या डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस आपके पास क्या है, विल बी डबल, विल बी 4 टाइम्स, विल रिमेन सेम, और विल बी हाफ, सॉरी हाफ, सेम, 4 टाइम्स और डबल, बताओ क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब होता है कि इसकी कितनी एबिलिटी, किसी वायर की एबिलिटी टू विथस्टैंड दिस मच ऑफ स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस है विथस्टैंड कर सकती है, ठीक है। वो स्ट्रेस इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। ओके, वो इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे इसके 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा कर लो, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है इस वायर की प्रॉपर्टी, इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी। ओके, वो लंबा मटेरियल हो, छोटा मटेरियल हो, ये अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देयरफॉर जो अल्टीमेट स्ट्रेस आफ्टर चेंजिंग इट्स लेंथ है वो भी क्या रहेगा, x के बराबर ही रहेगा। ओके, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ है L। क्वेश्चन है, एक वायर है, इसकी लेंथ है L। ओके, लेंथ दी है L, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर, दैट इज कैपिटल F, ये डेटा दी है आपको। और इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटेंशन ये खिंचाव आ रहा है इसमें, वो कितना है, डेल्टा L। तो क्वेश्चन ये है कि आप बताओ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कितना होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कितना है। ओके, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है आपके पास फॉर्मूला, एनर्जी होती है सिंपली पर यूनिट वॉल्यूम होती है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हमारे पास छोटा u पता है हमें, दैट इज 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिए है इसमें, ऑप्शन जो दिए हैं आपके पास वो है, ऑप्शन लिखते हैं यहां पे, ऑप्शन दिए हैं आपके पास, एक है ऑप्शन आपके पास F इंटू डेल्टा L, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/2 F डेल्टा L, 1/2 F इंटू डेल्टा L, तीसरा ऑप्शन है आपके पास F डेल्टा L स्क्वायर अपॉन L, F डेल्टा L का स्क्वायर अपॉन L, एंड चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, दैट इज F डेल्टा L स्क्वायर अपॉन F इंटू डेल्टा L स्क्वायर अपॉन 2L। ये ऑप्शन दिए, हमारे पास फॉर्मूला ये है। स्ट्रेस जो है, मान लो ए जो है, लेट्स से ए जो है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी हम लिखेंगे फिलहाल। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 1/2, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऑलराइट, तो अब हमें फाइंड करना है क्या कि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो टोटल एनर्जी आएगी दिस, दैट इज 1/2 फोर्स अपॉन एरिया into strain delta L upon L into total volume, that is A into L cancel, so we will be left with 1/2 F into delta L। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी एक्सप्रेशन, दैट इज 1/2 F into delta L। सिंपल क्या है, आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये इसलिए लिखा मैंने कि
ऐसे याद रखना इजी है। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का हाफ वो है, मगर कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये वायर जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, इनका एक एरिया होगा बेस का और इसकी लेंथ होगी, दैट इज द वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, this A and L cancels out, so we are left with the final expression, that is 1/2 F into delta L. All right, okay, so these are some questions जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक पे है, तो ये उनका सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस है तो जो आप ट्राई करोगे, दे आर वेरी इजी टू कैलकुलेट, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स की डायनामिक्स।